देखिए ये कल भी मैंने तुम लोगों को एक बार बता के गया था, वेव नेचर ऑफ मैटर, जिसको हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। एक बार क्विकली मैं आपको वापिस से बता देता हूँ, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर हमने डेरिवेशन करनी है। तो वेव नेचर ऑफ मैटर जहाँ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रपोज किया था कोई भी जो रेडिएशन होती है उसके पास क्या होगा, ड्यूल नेचर। आपको मैंने कल बताया था ड्यूल नेचर हाइपोथेसिस। ड्यूल नेचर क्या होता है कि कोई भी रेडिएशन जब वो मूव कर रही होती है, हर रेडिएशन के पास दो किस्म का नेचर होता है। एक कैसा नेचर, पार्टिकल नेचर, दूसरा कैसा नेचर उसका, बताओ मुझे, वेव नेचर। दो किस्म का नेचर होता है। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, अगर आपकी रेडिएशन का नेचर कैसा है, ड्यूल है, तो इसका मतलब हर हमारे मैटर जो होगा उसका भी नेचर कैसा होगा, ड्यूल नेचर होगा। यानी कि उसका पार्टिकल नेचर भी होगा और कैसा नेचर होगा, वेव नेचर भी होगा। और नेक्स्ट बात आती है मैटर वेव, मतलब कि कोई भी मैटर जब मूव कर रहा होता है तो उसके साथ क्या लगी होती है, वेव भी जुड़ी हुई होती है, और साथ में कैसा नेचर होता है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, एम है, और मूव कर रहा है वो पार्टिकल कितनी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ। इट विल बिहेव लाइक, कैसे बिहेव करेगा ये, वेव की तरह बिहेव करेगा अंडर सुटेबल कंडीशन, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेव रिलेटेड टू दैट मैटर इज कॉल्ड मैटर वेव। सिंपल सी बात बोलता, कोई भी मैटर है जिसका मास कितना है, एम है, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, वी है, वो बिहेव करेगा किस तरह से, वेव की तरह से। और जो मैटर के साथ वेव जुड़ी होगी, वो जो वेव जुड़ी होगी उस मैटर के साथ, उस वेव को हम कौन सी वेव बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर वेव जुड़ी हुई है, कोई मैटर मूव करे उसके साथ अगर वेव इस तरह से जुड़ी हुई है, तो उस वेव की क्या होगी, वेवलेंथ भी होगी। 11th में मैंने बताया वो वेवलेंथ क्या होती है, बेसिकली ये डिस्टेंस ही होता है, लैम्डा। किसके साथ डिनोट किया जाता है इसको, लैम्डा के साथ। तो ये वेवलेंथ होती है, तो लैम्डा किसके बराबर होता है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में भी आपको डिराइव करवाया था जब पहला लेक्चर दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपन पी। नहीं तो अभी हम जस्ट इसको प्रूफ भी करेंगे डेरिवेशन में। तो यहाँ पे सिंपल सी बात, वेव नेचर ऑफ मैटर, जहाँ डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस में क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा मैटर के पास ड्यूल नेचर होता है। कोई भी मैटर जब मूव कर रहा होता है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसको हम मैटर वेव बोलते हैं। और उस वेव लेंथ का फार्मूला क्या होता है, एच अपन पी। बट इज एच प्लैंक कांस्टेंट एंड बट इज पी, पी इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ओके। अब डेरिवेशन करेंगे हम, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। जो वेवलेंथ जुड़ी हुई, जो वेव जुड़ी हुई थी उस मैटर के साथ, जो मूविंग मैटर था इस तरफ जा रहा था, उसके साथ जो वेव जुड़ी हुई थी उसकी कुछ वेवलेंथ थी जिसको हम लैम्डा बोल रहे थे। और ये इसका वेवलेंथ, ये जो मैटर वेव है इसकी जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ को हम पूरा नाम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कौन से साइंटिस्ट ने बताया इसके बारे में, डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने बताया, इसलिए इस वेवलेंथ का नाम क्या दे दिया हमने, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल दिया। हमें पता है प्लैंक क्वांटिटी थ्योरी के मुताबिक एनर्जी क्या होती है, एच इंटू न्यू। पढ़ा हुआ तुम लोगों ने कितनी बार बता चुका हूँ, न्यू क्या है आपकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू तुम लोगों को पता है, पहले ही बताई हुई है। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। बोलता है अगर m मास का एक फोटोन है, देन एनर्जी एसोसिएटेड विद इट अकॉर्डिंग टू इंस्टेंट मास एनर्जी रिलेशन के मुताबिक आपकी जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी किसके साथ, एक फोटोन के साथ, जो फोटोन क्या कर रहा है, लाइट की वेलोसिटी के साथ चल रहा है, लाइट की स्पीड के साथ चल रहा है, और उस फोटोन का मास कितना है, एम है। तो अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ई इक्वल से किसके बराबर होता है, एम सी के स्क्वायर के बराबर होता है। ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट और ये इक्वेशन होगी आपकी सेकेंड। तो नेहा क्या कर रही हो अभी, एनोटेशन मत करो स्क्रीन पे, एक सेकेंड। ओके, अब देखो, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वो भी एनर्जी के बारे में बता रही है, और इक्वेशन सेकंड क्या है, वो भी एनर्जी के बारे में बता रही है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा, एम सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहां से मैंने मास को निकाल लिया, मास कितना हो जाएगा, मास को इधर ही रहने दो, सी को उस तरफ भेज दो, सी उस तरफ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो एम किसके बराबर आ जाएगा, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो मास हमारे पास क्या आया था,
एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। आपको एक और चीज पता है, क्या पता है आपको भी? आपको ये पता है न्यू किसके बराबर होता है? सी बाई लैम्डा के, पता है ना? न्यू किसके बराबर होता है? सी बाई सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज क्या इंप्रूव हो जाएगी? एच न्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ? सी बाई लैम्डा, और डिनोमिनेटर में क्या था? सी स्क्वायर था। एक सी और एक सी क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बचेगा एम कितना बचेगा आपके पास? एच वाई सी लैम्डा। आई होप ये बात पता चली होगी। देखिए मैंने क्या किया, वापिस बता रहा हूं। मैंने क्या किया, एच न्यू की जगह क्या लिख दिया? सी वाई लैम्डा। तो क्या लिख दिया? सी वाई लैम्डा। और डिनोमिनेटर में पहले ये क्या था? सी था, तो मल्टीप्लाई वन बाई सी स्क्वायर। एक सी और एक सी हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा क्या? हमारे पास बचा एच अपॉन सी लैम्डा बचा। तो यही लिखा हुआ जहां पे मैंने एम इक्वल टू क्या है हमारा? सी एच बाई सी लैम्डा। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब हमें पता है लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ओके, अगर लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना हमारे फोटोन का? m मानना हुआ हमने। और वेलोसिटी, जो फोटोन की वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम c के साथ लिखते हैं। ये बात होगी क्लियर। अच्छा, m का फार्मूला अभी हमने m को डिराइव किया था, m की वैल्यू ये आई थी हमारी। ये देखिए, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या आ गया? एच बाई सी लैम्डा इंटू क्या आ जाएगा? c। ये इस वाला c है ये, और ये c देखिए लिखा क्या? ये m की जगह क्या आ गया हमारा? एच बाई सी लैम्डा, और इंटू क्या था? c। सी आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास p यानी कि लीनियर मोमेंटम कितना बचा? एच बाई लैम्डा बचा। हमें निकालना क्या? लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ निकालनी है। लैम्डा को उस तरह भेज दो, हमारे पास क्या आ जाएगा फार्मूला? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यही तो हमें डिराइव करना था। और वेवलेंथ जो होती है किसकी? फोटोन की। अभी किसकी बात चल रही है जी? फोटोन की। फोटोन की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? एच बाई पी। ध्यान रहे ये अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं है। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? जो वो वेवलेंथ किसकी? वैसी वेव की वेवलेंथ जो किसके साथ एसोसिएटेड है? मैटर के साथ। पर ये वेव जो किसके साथ एसोसिएटेड आपकी? ये वेव तो एसोसिएटेड है किसके साथ आपकी? फोटोन के साथ। मैटर के साथ तो एसोसिएटेड है नहीं। अगर ये मैटर के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो मैटर वेव बनाने के लिए मान लीजिए आपका कोई मैटर है जिसका मास कितना है? m है। जिसका मास कितना है? कोई भी पार्टिकल हो सकता है जिसका मास कितना है? m है। वो पार्टिकल, ये पेन हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हो, कोई भी मैटर हो सकता है जिसका मास कितना है? m है उस पार्टिकल का, और वेलोसिटी कितनी है? v है। तो हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का, लैम्डा एच। जनरल फार्मूला तो हमें फोटोन का पता है, एच अपन पी है। तो क्या हो जाएगा? एच अपन पी। लेकिन पी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। पार्टिकल का मास कितना है? m है, और वेलोसिटी कितनी है? v है। तो ये हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या हो गया? एच अपन एम बी। एम क्या है? कोई भी पार्टिकल जिसका मास m हो और उसकी वेलोसिटी क्या हो? v हो। चाहे कोई मूविंग कार है, चाहे कोई मूविंग बस है, चाहे मूविंग मैं हूं, चाहे मूविंग आप हो, कुछ भी हो, उसके साथ एक वेव क्या होगी? एसोसिएटेड होगी। किसके मुताबिक? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के मुताबिक। तो हमने क्या पढ़ा? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है? कोई भी चीज जब वो मोशन में होती है उसके साथ एक क्या एसोसिएटेड होती है? वेव एसोसिएटेड होती है। और उस वेव की अगर हमें वेवलेंथ निकालनी हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा? एच अपॉन एम बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। फाइन। तो यहाँ पे यही लिखा है, दिस इज द डी ब्रोगली वेव इक्वेशन फॉर मटेरियल पार्टिकल। कोई भी मटेरियल पार्टिकल जिसकी वेव इक्वेशन लिखनी हो वो क्या होती है? एच अपॉन एम बी होती है। ओके, अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं बात को। देखिए, हमारे पास वेवलेंथ का फार्मूला क्या है? एच अपॉन एम बी। अब मेरी बात को ध्यान से समझते हैं। जब वेलोसिटी कितनी हो? 0, तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी सर? देखिए, हमारी वेलोसिटी कितनी है? रेसिप्रोकल में, यानी कि डिनोमिनेटर में है। जब v 0 हो गया तो 1 अपॉन जीरो क्या होता है? हमेशा इंफिनिटी होता है। तो वेवलेंथ आपकी क्या हो जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, अगर वेलोसिटी कितनी होगी? इंफिनिटी होगी, तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी आपकी कितनी होगी? इंफिनिटी। वेलोसिटी कितनी होगी? इंफिनिटी। बहुत ज्यादा वेलोसिटी है तो वेवलेंथ आपकी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस बात को समझते हैं। इन दोनों चीजों से हमें क्या समझ आई? देखो,
Hence, waves are associated with material particles only if they are in motion. The material particle may be charged or uncharged, so it is independent of charge but depend on motion. यहां से हमें एक बात समझ आई, वो क्या समझ आई? देखिए, हमें ये पता चला जब कोई बॉडी मोशन में होगी, जब कोई बॉडी मोशन में होगी तभी उसके साथ क्या एसोसिएटेड होगी? वेव। जब कोई बॉडी मोशन में होगी तभी उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में हुई तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड नहीं होगी। बात समझ आई होगी। तो यहां से हमने एक बात कंक्लूड की, वो क्या कंक्लूड की? डी ब्रोगली वेव जो होती है कोई भी मटेरियल पार्टिकल के साथ तभी एसोसिएट करेगी अगर वो किसमें होगी? मोशन में होगी। तो अगर वो पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है, अगर वो पार्टिकल या मैटर आपका रेस्ट में है तो उसके साथ वेव एसोसिएट नहीं करेगी। हमें कोई मतलब नहीं है कि वो बॉडी जो पार्टिकल मोशन में है वो चार्ज है या नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मटेरियल पार्टिकल मे बी चार्ज और अनचार्ज। मटेरियल पार्टिकल आपका चार्ज है या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है, बस वो जो पार्टिकल है वो कैसा होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। किसके ऊपर डिपेंड करती है? सिर्फ मोशन के ऊपर डिपेंड करती है। कौन सी वेव? डी ब्रोगली वेव। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। तो मैंने जस्ट अभी आपको कहा, ये कल भी वैसे मैंने बातें सारी बताई थी तुम लोगों को, आज आप मैथमेटिकली मैंने सारी बातें यहाँ पे कंक्लूड कर दी हैं। अब देखो, डी ब्रोगली वेव क्या क्या है, किसके ऊपर से डिपेंड कर रही है? मोशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। बॉडी मोशन में तो वेव होगी, मोशन में नहीं है तो वेव नहीं होगी। ये इस पे ऊपर डिपेंड ही नहीं करती कि चार्ज है या अनचार्ज है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी के साथ एसोसिएटेड होती है जो क्या होता है? आपका चार्ज पार्टिकल होता है। जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ दो फील्ड लगे होते हैं। इस तरह मान लीजिए चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके साथ दो फील्ड एसोसिएटेड होंगे, एक ये वाला फील्ड और एक ये वाला फील्ड। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इतनी सी बात कहनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी बनेगी जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो। जब चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा हो? आपका मूव कर रहा हो, तो उसके साथ एक वेव जुड़ी होती है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। उस वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो दो फील्ड जुड़े होते हैं उसके साथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी बनेगी जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। लेकिन डी ब्रोगली वेव तभी बनेगी जब कोई पार्टिकल मूव करेगा, चाहे वो चार्ज है चाहे अनचार्ज है। जहां से मैं एक बात कंक्लूड करूंगा, यहां से मैं एक बात कंक्लूड करूंगा, वो क्या बात हुई? ये होगी आपकी डी ब्रोगली वेव, जो किसके साथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? चार्ज के ऊपर भी और अनचार्ज। इसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मोशन होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी जो चार्ज होगा वो मूव करेगा तभी आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि डी ब्रोगली जो वेव्स हैं, डी ब्रोगली वेव्स हैं, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती हैं? आप बोलोगे हो सकती हैं, लेकिन हमेशा नहीं होंगी। हो सकती हैं लेकिन हमेशा नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जब एक चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? वेव बोल सकता हूँ, डी ब्रोगली वेव बोल सकता हूँ, क्योंकि आपका मटेरियल पार्टिकल मूव कर रहा है। तो आपका जब चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके साथ कौन सी वेव जुड़ी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़ी होती है। तो निकली कहां से? ये जो डी ब्रोगली की स्टेटमेंट थी उसको सेटिस्फाई कर रही है कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। तो आपको आपके दिमाग में जनरली ये रहना चाहिए कि डी ब्रोगली वेव जो होती है ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड करती है मोशन के ऊपर, मटीरियल जो मर्जी हो। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, एक तो चार्ज होना चाहिए, दूसरा वो क्या होना चाहिए? आपका मोशन में होना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम और कंप्लीटली इसको अच्छे से समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जैक्टली होती क्या है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आइडिया देना था, क्यों देना था? यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है,
Therefore, de Broglie cannot be electromagnetic in nature because electromagnetic waves are produced by motion of charged particles. तो मैंने पहले ही बोला, आप जनरली क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं आपकी, वो क्या नहीं होती, डी ब्रोगली वेव्स नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि डी ब्रोगली वेव्स सिर्फ मोशन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी मोशन और साथ में क्या होना चाहिए, आपका चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब यहाँ पे केसेस को डिस्कस करेंगे, दो केसेस बनते हैं। पहला केस तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको समझना है बस यहाँ पे। लेकिन सेकंड केस वो आके एग्जाम से वहां पे न्यूमेरिकल आते हैं उस टॉपिक से, तो ध्यान से रहना, पहले इसको समझ लो। केस फर्स्ट, जैसे थोड़ी सी बातें और क्लियर होंगी आपको। इफ वी टेक ए कार, अगर आप एक कार की बात करते हो जिसका वेट कितना है 900 kg, मूव कर दिया वेलोसिटी कितने के साथ 36 किलोमीटर पर हावर, और 36 किलोमीटर पर हावर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, आता होगा कन्वर्ट करने। तो जब इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जब आपने 36 किलोमीटर पर हावर को कन्वर्ट किया किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो आपने जस्ट अभी फार्मूला डिराइव किया, लैम्डा इक्वल टू किसके बराबर होता है, एच अपन पी, यानी कि एच अपन एम बी। आपके पास एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34, और मास कितना दिया हुआ है आपको 900, और वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको 10। इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 6.6 इंटू 10⁻21 न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन बोल रहा हूँ, नैनोमीटर। ठीक है, क्या है आपका नैनोमीटर। नैनो का मतलब समझ रहे हो, 10⁻⁹ मीटर। इस तरह से इसको पूरा प्रॉपर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻, इसको सॉल्व करो तो हमारे पास आएगा -30 मीटर। ये आंसर आएगा हमारे पास। अब देखो, ये अप्रोक्स वैल्यू लिखी हुई है मैंने, ध्यान रहे कि 900 ने इसको 1000 कर लो, ठीक है, इसको 1000 कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये 900 ने इसको 1000 कर लो, ये देखो, तो इसको सॉल्व करोगे आपको कितना मिल जाएगा 6.6 इंटू 10⁻30 लैम्डा। ये वेवलेंथ आई है आपकी। आप देख लो वेवलेंथ कितनी छोटी आई है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी है, ये जो आप देख भी नहीं सकते हो, कितनी का कम है 10⁻30, 0.000 लगाते रहो अप टू 30 तक, फिर जाके आपको वेवलेंथ, इतनी छोटी सी वेवलेंथ दिखेगी जो कि माइक्रोस्कोप भी नहीं देख पाएगा। इतनी सी छोटी सी वेवलेंथ आपकी बिल्कुल निग्लिजिबल होती है। यहाँ पे बात को समझते हैं। तो जब कोई कार आपकी मूव कर रही है तो यहाँ पे वी कैन ऑब्जर्व दैट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द कार इज इनसिग्निफिकेंट। जब कोई कार मूव कर रही होती है तो उसके साथ जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ से जुड़ी होगी उसके साथ 100%, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है। जैसे हमने अभी देखा 10⁻⁻30 थी एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली, उनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी होती है। इसलिए मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोप पढ़ा होगा ना आपने, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो वो जिनका साइज बड़ा होता है, माइक्रो वो जिनका साइज छोटा होता है। तो जब हम मैक्रो साइज की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उनका मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मास इज सो लार्ज दैट मैटर वेव एसोसिएटेड विद देम बिकम इनसिग्निफिकेंट एंड निग्लिजिबल। तो जो मैटर वेव्स उनके साथ एसोसिएटेड होती हैं वो बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, वो बिल्कुल निग्लिजिबल होती है। यहां से हमने एक बात कंक्लूड की, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे मैं हो गया, आप हो गए, ये पेन हो गया, कार होगी, बस होगी, जब ये मोशंस में होती हैं इनके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, नो डाउट, लेकिन ये इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि इनको एक्सपेरिमेंटली हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनसिग्निफिकेंट होती है और निग्लिजिबल होती है। ये बात आपको क्लियर होगी किस केस में, मैक्रोस्कोपिक केस में। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत बड़ा साइज, लेकिन माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब समझ रहे होगे 10⁻⁻⁶, तो मीन छोटे छोटे साइज जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। जिन ऑब्जेक्ट को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं उतने साइज का जब ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन हो गया। वो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हो जाएगा इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहले वाला तो मुझे सिर्फ आपको समझाना था कि भाई जो आपके बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, और ये वेव बहुत ज्यादा छोटी होती है, ये बिल्कुल निग्लिजिबल होती है जो भी उनके साथ वेव एसोसिएट कर रही होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उनके साथ वेव एसोसिएटेड होती है और वेव की लेंथ बहुत बड़ी होती है, उनको हमें कंसीडर करना पड़ता है।
अब इस बात जहां से बनते हैं आपके न्यूमेरिकल, पहले इसकी डेरिवेशन समझते हैं। फॉर्मूला बने, हमारे सामने एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा। पहली बात, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, है ना। मूविंग विद स्पीड, कितनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन, किस स्पीड के साथ चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट की, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहा होगा, मान लीजिए ऐसे कोई कंडक्टर है एग्जाम्पल के तौर पे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, बाहर से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोगे, ऐसे बैटरी लगा के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोगे, कितना वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया फॉर एग्जांपल आपने, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ये कौन सा टर्मिनल होता है बैटरी का, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाने लगेगा, इस तरफ जाने लगेगा। कितनी स्पीड से जाने लगेगा, एग्जाम्पल के तौर पर हमने कंसिडर किया हुआ है कितनी, 3 इंटू 10⁸। तो मान लीजिए आपने जब बी पोटेंशियल अप्लाई किया, उस बी पोटेंशियल अप्लाई करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, पढ़ाया हुआ मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और ये मूव करने लगता है कितनी वेलोसिटी के साथ, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं। तो द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन विल हैव काइनेटिक एनर्जी, और जो वेवलेंथ होगी, जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, जो वेव एसोसिएटेड है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है क्या होगा, आप ध्यान से समझना इस बात को। एक बार मुझे कंफर्म करके बता दो, सभी को आवाज आ रही है मेरी, तब तक मैं आगे बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल्स टू, अब देखो, यस ओके, अब देखो, ये फार्मूला हमने 11th में डिराइव किया था, वापिस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। तो 1/2 किसके बराबर होता है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv²। तो आप m को ऊपर भी और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ m को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, m इंटू mv² अपॉन m। ऊपर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, m इंटू m क्या आ जाएगा, m² इंटू v² अपॉन m। तो इधर क्या था, 1/2 भी था, और इधर भी क्या था, 1/2 था। अब ध्यान से देखते हैं बात को, यहाँ पे बना क्या हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 1/2 mv का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, m है। और आपको एक बात और पता है, क्या है, m इंटू वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, जिसको हम किसके साथ लिखते हैं, p के साथ। तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/2 p, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा p², और डिनोमिनेटर में क्या है, m। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकता है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p² अपॉन 2m। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। और p हमारा किसके बराबर हो जाएगा, देखना, मैं 2m को दूसरी तरफ भेज देता हूँ, तो p² किसके बराबर आ जाएगा, p² इक्वल्स टू 2km, स्क्वायर को उस तरह भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो p किसके बराबर आ गया हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। k क्या है, जहां पे हमारी काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रहे इक्वेशन नंबर हमारी क्या होगी, फर्स्ट होगी। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी किसके कारण बनी, ये काइनेटिक एनर्जी जो है किसके कारण बनी, क्योंकि आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, कितना पोटेंशियल, बी पोटेंशियल अप्लाई किया। आपको मैंने कल से कितनी बार, 2-3 दिन से यही, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ाया था तब से यही बताता आ रहा हूँ, वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये वर्क एक किस्म की क्या है, एनर्जी है। यहाँ पे ये एनर्जी किसके लिए यूज हुई, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, किसको, इलेक्ट्रॉन को, तभी तो वो मोशन में है। तो इस काइनेटिक एनर्जी, ये जो क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, डब्ल्यू क्या आपका काइनेटिक एनर्जी, तो के अपॉन क्या आ जाएगा, क्यू इंटू वी। ये काइनेटिक एनर्जी किसको मिली है, इलेक्ट्रॉन को। चार्ज यानी कि क्या है आपका, ई है, इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इंप्लाई के अपॉन ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, के इक्वल्स टू ईवी। के इक्वल्स टू ईवी कैसे लिख दिया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो ये हमें, जहां पे मेरे पास दो फॉर्मूले बन गए हैं, एक P इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m के, दूसरा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ईवी। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखें, P किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2m के, K क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन सेकंड से मैं K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2m ईवी। यहां तक अगर किसी को डाउट आया तो पूछ सकता है, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अब देखो आगे, हमें पता है वेवलेंथ क्या होती है, व्हाट इज वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्या होता है, एच अपॉन पी, और पी जस्ट अभी मैं फाइंड करके आया, क्या है वो, स्क्वायर रूट ऑफ 2m ईवी। तो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है पी की जगह, ये देखिए सब्स्टिट्यूट की हुई है यहाँ पे,
एच अपन पी, एच अपन क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 MEV, इक्वेशन थर्ड से। अब वैल्यू वेरी सारी वैल्यू पुट करो। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻34। 2 आ गया वैसा का वैसा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था 9.1 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। और पोटेंशियल हमें नहीं पता कितना दिया, इसलिए इसको हमने क्या रख दिया, वी रख दिया। सारा कुछ कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना देखने को, क्या वैल्यू देखने को मिलेगी 1.223। कितनी 1.223 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वैल्यू किसमें होगी नैनोमीटर में। जो वेवलेंथ हमें देखने को मिलेगी इट इज लैम्डा इक्वल्स टू, एक सेकेंड, लैम्डा इक्वल्स टू 1.223 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी नैनोमीटर। ये होगी हमारी वेवलेंथ किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो कैसा होगा मोशन में होगा। v को ध्यान से रखना, ये पोटेंशियल है जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है। अब इसके ऊपर बेस्ड मैं तुम लोगों को न्यूमेरिकल सेंड करूंगा, आपने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व किए होंगे आपको मैं उनको सेंड कर दूंगा, यहाँ भी थोड़े न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे हम। लेकिन जो आपके जेके बोस में न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, उनको सेंड कर दूंगा, उनको सॉल्व करना बैठ के। फिर उसके बाद कोई डाउट रहेगी पूछ लेना। बाय द वे आप सॉल्व कर ही लोगे क्योंकि उनके सोल्यूशन भी मैं साथ में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, पुटिंग द वैल्यू। अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था उसको आपने कितना पोटेंशियल दिया 50 वोल्ट, ऐसे करके न्यूमेरिकल आएगा आपका। तो 50 वोल्ट दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा, हमें पता है लैम्डा किसके बराबर होता है, आपको बोलेगा वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करो। तो लैम्डा इक्वल से क्या होगा, फार्मूला क्या है 1.223 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 50, क्या है साथ में नैनोमीटर। ये यूनिट मत भूलना लगाना, नैनोमीटर जी 10⁻⁹ होता है। तो नैनोमीटर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.173 नैनोमीटर। सॉल्व कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम एग्जांपल ले रहे थे, अभी तो इसको एग्जांपल से समझ रहे थे, क्या समझा क्या हमने इससे वो समझो। The wavelength associated with the electron is quite large and is experimentally observable. ये जो वेवलेंथ मैंने एग्जांपल के तौर पे सॉल्व की, ये तो फार्मूला ड्राइव कर लिया हमने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, जब हम उसको पोटेंशियल वी पोटेंशियल अप्लाई करें कोई इलेक्ट्रॉन को, तो वो मोशन में आ जाता है। जब वो मोशन में आ जाता है उसके साथ वेव जो एसोसिएटेड होती है उसको निकालने का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पे जो इलेक्ट्रॉन मोशन में आया था उसको कितना पोटेंशियल दिया हमने 50 वोल्ट दिया। जब 50 वोल्ट दिया तो देखो वेवलेंथ कितनी देखने को मिली मुझे 0.173 नैनोमीटर, जो कि ऑब्जर्वेबल है। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, माइक्रोस्कोप के अंदर भी दिख सकती है ऐसी ये जो रेंज है। तो ऐसी चीजें ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल है। तो काफी ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू माइक्रोस्कोपिक के केस में, वहां पे तो बहुत ज्यादा छोटी आई थी, यहाँ पे बड़ी आई है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट लार्ज and is experimentally observable. This is because the mass of the microscopic object is very small. ऐसा क्यों, क्योंकि जो मास होता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है बहुत ज्यादा छोटा होता है, लेकिन मैक्रोस्कोपी के केस में मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, 1000 kg लिया था जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे। So wavelength becomes sufficiently large and observable and hence observable. I hope आपको समझ आई होगी सारी बातें। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, इन न्यूमेरिकल्स को आपने करना है। तो जितने हो सकते हैं मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी को अगर कोई डाउट रही है तो डाउट पूछ सकता है अपनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जिसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या हो, फिक्स हो, जो एक पर्टिकुलर लाइट की बनी हो। यानी कि रेड लाइट आ रही है, जैसे लेजर्स होती है ना, हम जनरली घरों में लेजर जो यूज करते हैं, बच्चे यूज करते हैं खेलने के लिए, तो रेड कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, जनरली रेड कलर की होती है। तो उसकी एक वेवलेंथ है, एक फिक्स वेवलेंथ होगी, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी। क्यों, क्योंकि वो एक ही लाइट की आ रही है, रेड कलर की आ रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 632.8 नैनोमीटर, जो कि जनरेट हुई है किसके कारण, एक लेजर के कारण। उस लेजर का नाम क्या है, हीलियम नियॉन लेजर, जिसकी पावर कितनी है लेजर की 9.42 मीटर वाट। ध्यान रहे ये वाले क्वेश्चन आके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएंगे, मैं फिर भी करवा रहा हूँ, क्या पता आ जाए। जेके बॉस में तो नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, फिर भी मैं करवा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एवेल्युएट द फॉलोइंग, आपने कुछ चीजें फाइंड करनी है। पहला, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन। दूसरा, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। थर्ड,
स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू हैव ए मोमेंटम इक्वल टू दैट ऑफ द emitted photon बाय द लेजर। नहीं समझ आई, क्वेश्चन को समझते हैं। बोलता है एक लेजर है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंपल सी बात, आसान भाषा में समझा रहा हूँ। एक लेजर है, उसने एक लाइट को एमिट किया जो कि मोनोक्रोमेटिक थी, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, इतनी, और जो लेजर एमिट कर दिया वेवलेंथ को, उसकी पावर कितनी है, इतनी। पहला क्वेश्चन बोलता है आपको क्या फाइंड करना है, एनर्जी और मोमेंटम फाइंड करो जो फोटोन निकले हैं उस लेजर के अंदर से। तो वेवलेंथ हमें दी हुई है, ये लिख दिया मैंने इसको, बात समझ आ रही होगी, यहाँ पे नैनो नहीं आएगा। तो कितना है, 632 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और पावर दी हुई है, ये पी क्या, हम यहाँ पे पावर लिखा हुआ है मैंने, कितनी दी हुई है, ये देखो लिखा हुआ है, मिलीवाट में दी हुई है, 9.42 मिलीवाट। मिली को कैसे लिखते हैं हम, 10⁻³ वाट लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दो चीजें गिवन है। तो पहला एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ओके, आपको लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा चाहिए आपको, तो एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, C बाई लैम्डा। एच की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता होती है आपको 3 × 10⁸, एच की पता होती है कितनी होती है, 6.6 × 10⁻34। लैम्डा दिया हुआ है 632 × 10⁻⁻। इन सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर में देखने को मिल जाएगा कितना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 3.13 × 10⁻⁻19 जूल। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। ओके, नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमने अभी डिराइव किया था, एच अपॉन लैम्डा। क्या होता है मोमेंटम, क्या होता है, एच बाई लैम्डा। एच की वैल्यू पता है आपको, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम भी निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन, ये तो मोमेंटम आ गया, उसने बोला एनर्जी निकालो, मोमेंटम निकालो, एनर्जी भी निकाल दी, मोमेंटम भी निकाल दिया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फोटोन मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने आपके जो है फोटोन्स निकले हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स मीटर पर सेकेंड, यानी कि किसकी बात हो रही है, ये नंबर ऑफ फोटोन्स मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान, आपको पता है, एक सेकेंड, हाँ, पावर अपॉन टाइम, उल्टा बोल दिया, वर्क अपॉन टाइम क्या होती है आपकी, पावर होती है। वर्क अपॉन टाइम क्या होती है आपकी, पावर होती है। ये बात तो आपको सभी को पता होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, वर्क बेसिकली क्या है, एनर्जी, तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ एनर्जी अपॉन टाइम क्या होती है आपकी, पावर होती है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, एन के यहाँ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी कि टाइम नीचे आ रहा है। टाइम कहाँ आ रहा है, पर सेकेंड, मतलब टाइम नीचे आ रहा है। तो टाइम 1 सेकेंड है, तो टी कितना हो चुका हमारा, 1 हो चुका है। तो एन तो क्या होता है आपका, इंटीजर है, तो यहाँ पे टाइम 1 हो चुका, तो एन बेसिकली क्या है, 1 अपॉन टी। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन इंटू क्या लिख रहा हूँ, एन। एन के नीचे टी था, टी कितना है, 1, क्योंकि पर सेकेंड की बात कर रहे हैं। एनर्जी इंटू एन किस क्या देगा मुझे, पावर देगा। ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया, समझ आई होगी। तो यानी कि अल्टीमेटली मैं समझा क्या रहा हूँ, एनर्जी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या होता है आपका, पावर होता है। पावर आपको दी हुई थी ये वैल्यू, एन आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आपने जस्ट अभी ड्राइव किया था पीछे, अभी वैल्यू निकाली थी फर्स्ट पार्ट में, ये देखिए ये वैल्यू निकाली थी आपने। तो इन सारी वैल्यूज को आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को इधर भेज देना,